क्या नाम है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है मैम। मैं चेक कर लूंगी। अगर यहाँ पे टाइम मिलता है, जो कि मिलता नहीं है, अपा को बेसिकली ऑलरेडी अपना लेक्चर 7:45 के आसपास चला जाता है, तो अगर हो जाएगा तो यही सॉल्व करा दूंगी, अदरवाइज मुझे उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं पता है क्या तुम लोगों को? दिख रहा है सबको? मैम इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, वैसे तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको थर्ड वाले पार्ट में कंडक्टेंस वाला टॉपिक कराऊंगी, है ना, लेकिन मैंने सोचा कि इलेक्ट्रोलिसिस छोटा सा टॉपिक है, तो उसको खत्म करा के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जो इसलिए आज का चैप्टर है ना, मैं 2-3 मिनट वेट कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ क्या कराने वाली हूँ। तो आज जो है बच्चे हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, और देखो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये रहे क्वेश्चंस, दिख पा रहे हैं आप लोगों को? यस मैम। इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड में, बहुत कम आते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब अच्छा टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस पे को आपको इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है इस टॉपिक पे, इससे ज्यादा और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी लेक्चर हुए हैं, सबसे कम इम्पोर्टेंट वाला लेक्चर मतलब इलेक्ट्रोलिसिस रहेगा। गुड इवनिंग तान्या। लेकिन समझना सबको है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनते थे इस टॉपिक से वो मैंने सारे डाल दिए यहाँ पे। तो पहले हम समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। और मुझे पता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो टॉपिक है वो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, ऐसा है क्या? ये ऐसा है क्या, बता दो। यस मैम। मुझे तो मेरे स्कूल टाइम में नहीं आया था समझ में, तुम्हारा पता नहीं, मैंने तो बाद में समझा। मुझे मेरे स्कूल टाइम में तो नहीं आता था ये वाला टॉपिक समझ में, मैं छोड़ के जाती थी, ये वाला टॉपिक समझ में ही नहीं आया कभी। और रट्टा भी मार लेती थी मैं कि फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है, फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है, लेकिन फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे। लेकिन हमें तो फिजिकल में तो हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं, है ना। तो इसको समझेंगे फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे, अपने आप ही करते जाओगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सूती। तो हम 1 मिनट और वेट करें क्या, या इतने ही स्टूडेंट्स आएंगे? 20 स्टूडेंट्स आएंगे क्या? कर लो मैम। कौन कौन आ गया? पंकज नहीं आया अभी। पंकज वहां था क्या, यस सर की क्लास में था क्या? पीयूष आ गया। पंकज का कोई दोस्त नहीं है क्या यहाँ पे? तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखेंगे अपनी नोटबुक में। आई होप कि सबने अपनी नोटबुक वगैरह सब कुछ रेडी होके बैठे हो, मान सकती हूँ क्या? यस मैम। चलो लिखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ, लिख लो, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वो प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन होता है बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट। मान लो कोई भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन होने वाले प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया था, याद है क्या किसी को? याद है क्या बेटा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि याद ही ना हो कि मैम ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। जल्दी बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? मैम फिर तुम ऐसे सन्नाटा क्यों छा गया, नहीं बताया था क्या? बताया तो था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते थे कि एक ही बीकर में एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, और भैया एक ही बीकर में 2 इलेक्ट्रोड को लेते थे। वो 2 इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की भी हो सकती हैं और डिफरेंट मटेरियल की भी हो सकती हैं, राइट। और मैंने कहा था इसको आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, बोला था कि नहीं बोला था? यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो लिया है बच्चे NaCl,
ठीक है। तो मैंने बोला था आपको एक जो मेजर डिफरेंस है बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में, वो क्या डिफरेंस था, कोई बता पाएगा क्या? मैम हाँ बोलो बेटा। मैम गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन। वेरी गुड। मैम गैल्वेनिक सेल में हम एक्सटर्नल एनर्जी जो बैटरी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं वो ग्रेटर होती है 1.1 वोल्ट से। गैल्वेनिक में या इसमें इलेक्ट्रोलिटिक में? इलेक्ट्रोलाइटिक हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक में। ठीक है ठीक है। तो यानी कि भैया तुम दोनों ने सही बोला कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बच्चे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में होती है। कि भैया जब तक आप बाहर से बैटरी नहीं लगाओगे ना, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इलेक्ट्रोलाइट से, तब तक भैया आयंस मूव नहीं करेंगे। और तुम्हें फिजिक्स में अच्छे से पता है जब आयंस मूव करते हैं तभी करंट फ्लो होता है ना, पढ़ते हो ना, मुझसे ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में। तो जब तक तुम भैया बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करवाओगे ना, तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है, ये सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में ये बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर एग्जामिनर को तुम्हारा पेपर इजी सेट करना है तो वो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम 3 डिफरेंस लिखो इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल में, और तुम्हें तो भैया 5 डिफरेंस पता है। ठीक है, अच्छा तुम्हारा चाहे जेई मेन हो चाहे नीट हो, जो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ वो सेम रहेगा बोर्ड के लिए भी और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव के लिए। तो जो तुम्हें भड़क रहती है कि मैम उनको तो कुछ अलग तो नहीं करा रहे, तो ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ वो आपका जेई मेन और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनोगे सारे। ठीक है बच्चे, ओके। तो बच्चे अब क्या हुआ है ध्यान से देखना, आपको पता है NaCl ब्रेक होके किस में ब्रेक होता है, Na+ और Cl नेगेटिव में, हाँ या ना? इसमें यस ठीक मैम। है। अब NaCl को आप तोड़ोगे कैसे इनके आयंस में, NaCl को आप तोड़ोगे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी भैया देनी पड़ेगी तभी NaCl Na+ में और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, है ना। इसमें मानना कि मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में समझते हो क्या, यहाँ पे अभी पानी नहीं है, सिर्फ NaCl ले रहे हो आप। ठीक है, तो भैया जो आपने बैटरी से कनेक्ट किया, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो तो पहले क्या करेगा, Na+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर देगा। अब मुझे ये सोच के बताओ बच्चे, जो Na+ है उसकी क्या टेंडेंसी होगी, रिडक्शन करने की टेंडेंसी होगी या ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी होगी, बताओ। जो Na+ बना भैया, इलेक्ट्रिसिटी तुमने पास कराई सॉल्यूशन में से, तो वो Na+ और Cl नेगेटिव में तो टूट गया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, मतलब Na+ ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा, इसको मैं थोड़ा बैक साइड वाले पेज पे लिख लेती हूँ। कोई बताएगा क्या, मैं ही बता दूं क्या? अरे बोल लो। मैम ऑक्सीडाइज करेगा खुद को। ऑक्सीडाइज करेगा, चलो भैया देख लेते हैं। एक बात बताओ, Na+ है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 8, हाँ या ना? यस मैम। यस यही होगा ना। Yes, सोडियम की क्या होती है, 281 होती है, और आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब तुम कह रहे हो लूज करोगे, वो क्या पागल है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट है, फुल्ली स्टेबल है, उसमें से एक दे देगा, हाँ या ना? वो क्या पागल थोड़ी ना है कि भैया 8 में से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो वो क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Na बना लेगा, यानी कि Na+ का क्या होगा बच्चे, रिडक्शन होगा। समझे इस चीज को। अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की, Cl नेगेटिव में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17 और 1 18, हाँ या ना? यस इसमें मैम। तो ये क्या करेगा बच्चे, अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये दे सकता है, और क्या देगा, हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे क्या होगा, Cl नेगेटिव वाले ऑक्सीडेशन होगा। और तुम्हें अच्छे से पता है बच्चे, तुम्हें अच्छे से पता है कि रिडक्शन किस पे होती है। एक मिनट, पेन थोड़ा चेंज कर लूं मैं, आज मैं तुम्हें पीपीटी में पढ़ा रही हूँ ना, हो सकता है थोड़ा सा मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो। रिडक्शन आपका कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे, ये पता है ना ये चीज, चाहे वो आपका Yes, ma'am. इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे Yes, वो ma'am. आपका क्या हो चाहे वो आपका गैल्वेनिक सेल हो। एक बात बताओ,
अगर कैथोड पे रिडक्शन होगा, इट मींस जो ये आपका Na है वो किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, और जो आपकी हाफ Cl2 गैस है वो कहाँ पे लिबरेट होगी, एनोड पे होगी। यानी कि जो आपका Na प्लस है भैया उसको कौन खींचेगा, जो ये आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, इस Na प्लस को कौन खींचेगा, कैथोड खींचेगा, और Cl नेगेटिव को कौन खींचेगा, एनोड खींचेगा। हाँ या ना। तो पेपर में क्या पूछा जाता है भैया, प्रोडक्ट बता दो इलेक्ट्रोलिसिस के, जब आपने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, तो तुम क्या बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि जो सोडियम है वो तो डिपॉजिट हो गया कैथोड पे, हाँ या ना, सोडियम डिपॉजिटेड हो गया कैथोड पे, और जो Cl2 है तुम्हारी क्लोरीन बोल दो या हाफ Cl2 बोल दो, वो किस पे लिबरेट हुई है, एनोड जो गैस होती है उसको हम बोलते हैं लिबरेट हो गई, बाहर निकल गई, और जो मेटल होता है हम कहते हैं डिपॉजिट होगी, तो वो किस पे होगी, एनोड पे। तो ये तुमसे पूछ सकते हैं। समझ में आया, Na प्लस बच्चे रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड की। तो बस सिंपल सा फंडा याद रखो, Na प्लस को कौन खींचेगा, नेगेटिव वाला खींचेगा, और Cl नेगेटिव को कौन खींचेगा, पॉजिटिव खींचेगा। तो ये सारा काम कौन करवा रहा है, ये सारा काम कौन कर रहा है, जो आपने एक्सटर्नल जो भैया बैटरी लगाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उससे पहले तो NaCl का बॉन्ड ब्रेक हुआ, Na प्लस को खींचा किसने, कैथोड ने, Cl नेगेटिव को खींचा एनोड ने, और आपको ये प्रोडक्ट मिले हैं। ठीक है, तो पहले आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, और ये केमिकल रिएक्शन के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिले हैं। इतना समझ में आ गया बेटा, बताओ। उसके बाद है, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट है, लिख सकते हो तुम, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ से पहले मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, ताकि मैं आपको सिर्फ रट्टा ना मरवाऊं कि भैया फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है। रट्टा नहीं मारना हमें बिल्कुल भी, पहले हम समझेंगे ये चीजें क्या होती है, फिर उसके बाद जो है हम वो करेंगे। मैम पेपर में लिखने के लिए आते हैं फैराडे के लॉ? हाँ आते हैं बेटा, आते हैं। अगर मान लो फैराडे के नहीं आए हैं लॉ लिखना, तो आपसे हो सकता है वो पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले, तो हम वो भी सीख लेंगे, न्यूमेरिकल भी सीख लेंगे, और स्टेटमेंट तो हमने सीखनी है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, स्लाइड लेनी पड़ेगी एक और। देखो ध्यान से सुनना। ओके, मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूं, ये क्या हो रहा है, स्लाइड क्यों नहीं आ रही हो, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ अब ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चे, एक ये वाला एग्जांपल लिया जिंक वाला, कि जिंक की रिडक्शन हुई और जिंक बन गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसको कैसे तरीके से देखोगे, आप ये बोलोगे कि मैम 1 आयन लिया हमने जिंक का, 1 आयन लिया जिंक का, और मुझे 1 एटम मिला, यही बोलोगे। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना, हाँ या ना, कि भैया 1 आयन लिया जिंक का और 1 एटम मुझे जिंक का मिल गया, रिडक्शन के बाद यही बोलोगे। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री में हम क्या नहीं करते, केमिस्ट्री में हम 1 आयन 1 एटम की बात नहीं करते, हम तो बहुत सारे एटम की बात करते हैं, हाँ या ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया 1 मोल ऑफ जिंक से 1 मोल ऑफ जिंक 2+ से मुझे कितने मोल मिला, 1 मोल ऑफ जिंक मिला, या आप बोल सकते हो 65 ग्राम जिंक मिला, हाँ या ना, क्योंकि जिंक का मास नंबर होता है 65। आपको पता है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की,
तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएगा चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ इंटू 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चे, आपके पास आंसर आ जाएगा 96,500 कूलम, 96500 कूलम, जिसको आप क्या बोलते हो? 1 फैराडे भी बोलते हो। तो जो फैराडे की वैल्यू है वो बच्चे यहां से आई, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 1 फैराडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा सॉल्यूशन में। क्लियर हुई ये चीज? हाँ या ना? बताओ। यस मैम। बोलो कि 1 मोल Yes, ऑफ ma'am. इलेक्ट्रॉन के लिए भैया 1 फैराडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के इक्वल है। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया जिंक 2+ को, या ये बोल दे कि 1 मोल ऑफ जिंक 2+ को रिड्यूस होना है जिंक में, तो भैया बताओ कि कितना चार्ज आपको पास कराना पड़ेगा कि 65 ग्राम डिपॉजिट हो जाए जिंक। तो कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा आपको बच्चे? 2 फैराडे का, Yes, ma'am. है ना? तो अगर कोई आपसे पूछ ले, हाँ बोलो अमन बोलो, गलती से हो गया क्या? यस मैम। अच्छा, तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया 1 मोल जिंक को रिड्यूस करना है जिंक में, तो कितना चार्ज आपको पास कराना पड़ेगा भैया? 2 फैराडे का। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन से Cu, और वो पूछे कि भैया 1 मोल ऑफ Cu2+ को आपको Cu में चेंज करना है और आप चाहते हो कि 63.5 ग्राम जो है डिपॉजिट हो जाए रिडक्शन होने पे, तो कितना चार्ज आपको पास कराना पड़ेगा बताओ? 2 farad. 2 फैराडे। 2 फैराडे का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 फैराडे। समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। ऐसी एक और Yes. एग्जांपल ले लो, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर मान लो मैं ये लिख लूं, एल्यूमिनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम मिला, और वो कह रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम का मास है 27 ग्राम है, वो चाहते हैं कि भैया 27 ग्राम डिपॉजिट कराना है, तो उसके लिए आपको कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा? 3 फैराडे का। Yes, ma'am. 3 फैराडे का। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जब रिड्यूस होगा एल्यूमिनियम में, तो भैया 27, जब आप 3 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तब जाके वो 27 ग्राम क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों एग्जाम्पल से हमने बच्चे क्या सीखा? हमने ये देखा कि तुम जितना चार्ज पास कराओगे, ये चार्ज ही तो है ना, जब आप फैराडे की वैल्यू पुट करोगे 96500 कूलम, तो वो चार्ज ही आ जाएगा ना, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो वो ये बोल रहे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल से मुझे ये पता चला, हमने ये सीखा कि भैया जितना चार्ज तुम पास कराओगे उतना ही आपका क्या होगा? मेटल डिपॉजिट होगा। हाँ या ना? जितना चार्ज पास कराओगे उतना ही मेटल डिपॉजिट होगा। इतना क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ। यस मैम। 2 फैराडे का कराओगे तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। 1 फैराडे का कराओगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? 63.5 बाय 2 ग्राम हो जाएगा डिपॉजिट। ऐसे 3 फैराडे जब पास कराओगे तो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। 1 फैराडे कराओगे तो 27 बाय 3 ग्राम वो डिपॉजिट होगा। यही करते हो ना तुम लोग। तो अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें यही समझ में आ गया तो अब देखो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड, या बोल सकते हो डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। वही चीजें तो है जो हमने समझी। जितना चार्ज पास कराओगे भैया उतना ही जो है आपका मेटल जो मास है वो डिपॉजिट होगा आपके इलेक्ट्रोड पे। यही तो बोल रही हूं मैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? आपकी बुक में W से दिखा रखा है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है? जितना चार्ज पास कराया। ये क्या है? जितना मास डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पे। हाँ या ना? समझ में आया फैराडेज फर्स्ट लॉ? बताओ। कैरेक्टर मानने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी कि भैया जितना चार्ज पास कराओगे सोल्यूशन से उतना ही भैया डिपॉजिट हो जाएगा मास इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, मेटल डिपॉजिट नहीं होगा, मास डिपॉजिट होगा। मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है। Okay, ma'am. अब आप प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आता है? आपकी बुक में लिखा हुआ है Z लिखा हुआ है, और Z यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Q क्या है, जितना चार्ज आपने पास कराया। M क्या है, जितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास हुई है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ फॉर्मूला रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ये ना पता लगा लो कि उस टर्म का मतलब क्या है। W क्या होगा, W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड किस पे, इलेक्ट्रोड पे। बस यही तो था फर्स्ट लो, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि चार्ज और करंट और टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है, कौन बताएगा। चार्ज और करंट में क्या रिलेशनशिप होता है, बताओ। चार्ज और करंट और टाइम में भूल गए क्या। I=Q/T। अच्छा, ध्यान रखना, चार्ज आपका कूलम में रहेगा, करंट आपका बच्चे एम्पियर में रहेगा, और टाइम तुम्हारा सेकंड में रहेगा। मतलब कितने टाइम के लिए कितना एम्पियर करंट पास हुआ, वो आपका क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि इतने टाइम में इतना एम्पियर का करंट पास होगा, वो किसके इक्वल होगा, कि भैया इतना चार्ज पास किया आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। समझ गए, Q=IT याद रखेंगे। Z बच्चे, Z का एक फॉर्मूला होता है, लिखने को लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुको, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो क्या करा रही थी मैं। हाँ, Z बच्चे आप निकाल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, फिर भी अब तुमने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ। Z का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। अब तुम कहोगे मैम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चे मोलर मास बाय वैलेंसी ऑफ मेटल। वैलेंसी लिख लो सीधा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मतलब ये तो ध्यान रखना है, ये जरूरी है, इसको नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, बट अपने तुमने पूछ लिया है तो फिर मैंने बता दिया है। पहले ये बताओ, फैराडे फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, बताओ कौन बताएगा। फर्स्ट लॉ कोई एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करो। स्तुति एक्सप्लेन करो, क्या बोला मैंने, बताओ। हाँ, एक्सप्लेन करो, एक बच्चा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो, जरूरी नहीं है कि ये आपको जो इंग्लिश में मैंने ये पूरा सा अच्छे से लिख रखा है वैसे बताना है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो जो मैंने बताया है। बताओ मैम, जो मास होगा सब्सटेंस का, जो अमाउंट होगी सब्सटेंस की, वो रिलेट होगी इलेक्ट्रोड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो चार्ज की। ठीक है, मतलब जितना चार्ज भैया, जितना फेरेडे का चार्ज तुम पास कराओगे, है ना, जितना चार्ज फेरेडे पास कराओगे उतना ही आपका मास क्या होगा, डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, उसके बाद बच्चे फेरेडे सेकेंड लॉ पे जाने से पहले हम कुछ समझते हैं। जैसे देखो, अभी मैंने क्या किया, मैं कलर चेंज करती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम्हें 1 मोल ऑफ जिंक आयन को जिंक में रिड्यूस करना है, मतलब आप चाहते हो कि आपका भैया 65 ग्राम डिपॉजिट हो जाए, तो आपको 2 फेरेडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि 2 फेरेडे के लिए तो भैया 65 ग्राम डिपॉजिट होगा। अगर मैं बात करूं 1 फेरेडे के लिए तो कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, 65/2, 32.5। 32.5 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जब आपको कॉपर 2+ से कॉपर में चेंज किया तो भैया 2 फेरेडे का चार्ज चाहिए आपको इतना ग्राम डिपॉजिट कराने के लिए, तो 1 फेरेडे के लिए कितना चाहिए, 63.5। कितना आ जाएगा बताओगे क्या मुझे, 31.7। चलो ठीक है, मान लिया। इसमें क्या था कि भैया 3 फेरेडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए, तो 1 फेरेडे के लिए कितना चाहिए, 9 ग्राम।
तो मान लो अगर मैं इन सॉल्यूशन को, सपोज मैं कॉपर और एल्यूमिनियम के सॉल्यूशन को रख दूं अलग अलग बीकर में और आपस में कनेक्ट कर दूं, मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट रख दिए सीरीज में। अगर आप चाहते हो तो उसमें आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है, देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन अगर मान लो आपने अलग अलग सॉल्यूशन को सीरीज में लगा दिया और हर सॉल्यूशन में सेम इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास कराई, हर सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो जो हर किसी का जो मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास। अब कहोगे मैम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अभी तो बताया। इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास बाय वैलेंसी। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा भारी होगा वही ज्यादा डिपॉजिट होगा। जैसे देखो 2 फैराडे में 63.5 था, अब आपने इसमें भी 1 फैराडे का चार्ज पास कराया, इसमें भी 1 फैराडे का चार्ज पास कराया, लेकिन इसमें डिपॉजिट हुआ 31.7 ग्राम, इसमें कितना हुआ 9 ग्राम। क्यों हुआ, क्योंकि भैया ये कॉपर वाला बहुत भारी था, जिसका मोलर मास ज्यादा तो इक्विवेलेंट मास भी उसका ज्यादा होगा। फिर से समझाऊं क्या बोल गई मैं, बताओ, फिर से समझाऊं? आ गया मैम समझ। आ गया मैम समझ। मतलब एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, मेरी तसल्ली के लिए बोल देती हूँ कि भैया 2 फैराडे के लिए तो इतना था, 3 फैराडे के लिए इतना था, लेकिन अब तुमने मान लो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, 1 फैराडे इसमें कराई, 1 फैराडे इसमें कराई, लेकिन भैया ये तो 31.7 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है और ये 9 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। दोनों का डिपॉजिट होने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, उसके इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड कर रही है। और इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, इसमें 2 हुए और इसमें 3 हुए, वो वैलेंसी है। तो मतलब भैया कॉपर तो बहुत भारी रहा होगा ना, उसका मोलर मास ज्यादा, तो मोलर मास ज्यादा तो इक्विवेलेंट मास भी ज्यादा। तो अब मैं तुम्हें सेकंड फैराडे लॉ की स्टेटमेंट दिखाऊंगी। अब तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें वो देखते ही समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। when same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, then the masses of substance liberated या deposited at electrode are in the ratio of equivalent mass. समझे इस चीज को मैंने क्या बोल गई मैं? यस मैम। अगर मान लो मैं लेती हूँ आपका चार्ज ऑफ लेती हूँ सपोज उसका कॉपर का और लेती हूँ एल्यूमिनियम का, तो ये कितना किसके इक्वल आएगा, जो उनके इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu और इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यही होगा। अब आई थिंक समझ में आ गया, रट्टा मारने की नीड नहीं है इसमें, बताओ समझ गए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सेम अगर आपके पास अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उसमें डिफरेंट सेम इलेक्ट्रिसिटी तुम पास कराओगे तो भैया वो किसके इक्वल आएंगे, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल आएंगे। अगर 2 ले रहे हो तो उनके रेशियो के इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये क्या था बच्चे, तुम्हारा फैराडे सेकंड लॉ था। अब मुझे ये बताओ, किसी को फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं अब आपको आधा पौना घंटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगी, बताओ। मनोज क्या रिपीट करूं बेटा, फर्स्ट लो या सेकंड लो? हाँ बोलो, सेकंड लो। अच्छा करती हूँ मैं रिपीट, इतनी बार तो किया, चलो मैं एक बार कर देती हूँ। हाँ कोई और कुछ कह रहा था, बोलो। कनेक्टिंग इन सीरीज का मतलब क्या है? देखो बच्चे, जैसे मैंने मान लो ये 2 सॉल्यूशन ले रखे हैं, ठीक है, मान लो ये एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन है, ये कॉपर का सॉल्यूशन है, ठीक है, इनको आपस में क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है इस तरह से। समझ पा रहे हो? ऐसे आप एक और लगा दो, तीसरा सॉल्यूशन किसी और इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब सीरीज में लगा रखे और आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा और सब में से एक ही टाइप की सेम क्वांटिटी का चार्ज पास किया है। ठीक है, तो जब तुम सेम चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सेम फैराडे पास करोगे, तो होगा क्या, जो उनका मास ऑफ सब्सटेंस जो लिबरेट या डिपॉजिट होगा बच्चे इलेक्ट्रोड पे, वो उसके किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। जो ज्यादा भारी होगा वो ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, जो कम भारी होगा वो कम डिपॉजिट हो जाएगा। समझ गए?
अगर किसी को डायग्राम देखना है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा ऐसा, जैसे मैंने बनाया है वो देख सकते हैं। अगर किसी के पास अभी एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो खोल के देख सकता है। समझ गए बच्चे? मनोज अब समझ में आ गया सेकंड फैराडे लॉ? बताओ। बोलो बेटा। ओके, चलें आगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें क्या? मेरा ना नेट सही नहीं चल रहा था, इसलिए ना मैं सेकंड लॉ नहीं समझ पाई। क्या बोल गए? मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक एक करके बोलो। मैम मेरा ना नेट सही नहीं चल रहा था, इसलिए मैं सेकंड लॉ समझ नहीं पाई। ले, अर्शिता आपने बोला फर्स्ट लो। बच्चे फर्स्ट लो दोबारा से समझाऊं क्या? जब मैं समझा रही थी तब क्यों नहीं बोलते तुम लोग? मैम मैंने क्लास में अभी ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अर्शिता तुम थी नहीं क्या? ठीक है। देखो एक बार मैं दोनों फिर से समझा रही हूँ, प्लीज जल्दी से देखो। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितने चार्ज की तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, जितना फैराडे, जितना कूलम्ब, जितना चार्ज तुम पास कराओगे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, उतना ही तुम्हारा मास डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा कैथोड पे। तभी मैंने लिखा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने लगा दिया Z। Z इज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये चाहे तो आप Z कैसे निकालते हैं याद रख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, Q इज इक्वल टू IT वाला, कि भैया इतने टाइम में इतना एम्पियर करंट पास किया तो भैया इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी आपको, वो Q के इक्वल होगा। ठीक है। सेम मैंने क्या बोला सेकंड लॉ में? क्या बोला? अगर तुम अलग अलग सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करते हो और सब में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सपोज 1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो जो तुम्हारा जो मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? उनके इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करता है। और इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट व्हाट? मोलर मास बाय वैलेंसी। तो मोलर मास जितना ज्यादा होगा, जितना वो भारी होगा कोई मेटल, उतना ही वो डिपॉजिट होगा। अगर तुम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग, कहां पे वैलेंसी फैक्टर कैंसिल हो जाता है बेटा? कहां पे कैंसिल हो जाता है? जब बच्चे इक्विवेलेंट वेट की बात आएगी ना, मोलर मास पे वैलेंसी करके, तब वहां पे काम आएगा, तब ये लेना पड़ेगा। अदरवाइज इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता। तुम लोग ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला भी ध्यान में रख सकते हो। ये वाला चाहे नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप दे दो कि मैम चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी बता दो, सारे के सारे 25 बच्चे हैं, मुझे जल्दी से बता दो ताकि मैं आगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊं। और ट्राई करना बच्चे समझने की। अगर तुम्हें फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ समझ में आ गया तो फिर तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आओ बच्चे, क्या बोल रखा है? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, और मुझे सिर्फ हैंड रेस करना है। ठीक है, हैंड रेस करना है कि कितना चार्ज चाहिए। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2+2 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2+ को जब आप मैग्नीशियम में कन्वर्ट करोगे, उसका जो रिडक्शन होगा, तो वो ये पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम में चेंज करने के लिए कितना चार्ज पास कराओगे? हाँ स्तुति। 2 फैराडे। 2 फैराडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 2 फैराडे आ जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं लिखना है। 2 फैराडे को कैसे लिखोगे? फैराडे की वैल्यू पुट करोगे 2 × 96500, और जो आंसर आएगा उसको रिपोर्ट करोगे पेपर में। ठीक है। ऐसे ही सेम बच्चे 1 मोल ऑफ Fe3+ को आपको ये रिएक्शन लिखने आनी चाहिए। अभी तो मैं लिख के दिखा रही हूँ आप लोगों को। Fe3+3 इलेक्ट्रॉन को Fe में चेंज करोगे तो वो पूछ रहे हैं 1 मोल ऑफ Fe3+ टू Fe के लिए कितना चार्ज तुम पास कराओगे? 3 फैराडे। मुझे पता ही आता है तुम सबको। ये वाला क्वेश्चन देखो, Mn4O नेगेटिव को भैया चेंज करवाना है Mn2+ में। ठीक है, 1 मोल इसका लिए 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को रिड्यूस कराने के लिए Mn2+ में कितना फैराडे चार्ज जाएगा? तो एक बार देख लो कितना। हाँ वेरी गुड, मनोज ने आंसर दे दिया 5 फैराडे। देखो इसका कितना होगा? +7 इसका चार्ज है और +2 इसका, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना इसमें। ये कैसे आया पता चला? ये बताऊं?
दोनों तरफ देखो बच्चे, चार्ज बैलेंस Yeah. होना चाहिए। +5 -5 +7 -5 कितना होगा? 2 होगा, और यहाँ पे भी 2 है, तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए इन रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट। तो भैया 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2+ के लिए कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा? 5 फैराडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 फैराडे आ जाएगा। ये तो सिंपल है, कर लोगे। ये मैंने इसलिए रखा है ये वाले क्वेश्चन ताकि तुम्हें समझ में आए कि फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्या थे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये न्यूमेरिकल ना समझ में आया हो? क्योंकि इसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं न्यूमेरिकल। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, सभी अपनी नोटबुक निकाल के बैठे हो ना? ये देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, अब तुम्हें फैराडे के टर्म्स में आंसर देना है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। कितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पास करनी पड़ेगी 20 ग्राम कैल्शियम, टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड? कौन बताएगा या मैं करके दिखाऊं? ओके, निकाल के देख लेते हैं। देखो यही होगा, पहले बताओ यही इक्वेशन होगी, क्योंकि अगर तुम ये इक्वेशन नहीं लिख पाए ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उससे भी पहले यहाँ पे एक छोटा सा ना ऐसे बना के नोट लिखो कि 1 मोल किसके बराबर था? 1 फैराडे के इक्वल। और 1 मोल और किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम बोल दो, आयन बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो। और किसके इक्वल होता है ये? एटॉमिक मास के भी इक्वल होता है। तो एक चीज ये ध्यान रख के चलना। और किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी पे। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज होगा, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। समझ गए ना? कुछ अलग से तो नहीं बता दिया ना, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हमें ये पता है कि जब कैल्शियम 2+ कैल्शियम में चेंज होगा तो भैया 2 फैराडे चार्ज चाहिए 40 ग्राम डिपॉजिटेड। जब 40 ग्राम अगर आपको डिपॉजिट कराना है तो भैया 2 फैराडे का चार्ज तुम्हें पास कराना पड़ेगा। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 40 ग्राम डिपॉजिट के लिए भैया 2 फैराडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें कितना बोल रखा है बताओ? 20 ग्राम के लिए कितना होगा? 2/40 यूनिटरी मेथड है 1 होगा। ये किसने, मनोज ने क्या बोल दिया था? 0.5 नहीं होगा बेटा, 1 फैराडे होगा। मैंने भी 0.5 ही सोचा था। 0.5 कैसे निकाले तुमने? मैम एक वो 0.5 मोल आएगा ना, मैंने वो 20/40 कर दिया था। 20 ग्राम इसका वेट और 40 उसका तुमने मॉलिक्यूलर। यहाँ पे ऐसे कर दिया क्या? 2/20 इंटू 40 कर दिया था क्या? हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना ना बेटू, इनको ध्यान रखो, ये न्यूट्री मेथड है, ये तुम उसमें भी करते हो ना मोल कंसेप्ट में। ठीक है, तो जब भैया 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तो 20 ग्राम के लिए कितना जाएगा? 2/40 इंटू 20 ही तो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 22 सा और 1 फैराडे आ जाएगा। ठीक है ना? या आप ऐसे भी समझ सकते हो 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे है तो 20 के लिए कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा फैराडे फर्स्ट लॉ से, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हाँ या ना? बताओ। यस मैम। अब समझ में आ गया? चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तुम करो, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2 3 के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे? पहले तो इक्वेशन लिखो इसकी। इक्वेशन लिखो बच्चे सारे। क्या होगी इक्वेशन? Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन से क्या मिला? Al मिला। जब तक तुम ये इक्वेशन नहीं लिख पाओगे बच्चे फिर कोई फायदा नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ठीक है, ओके। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का जो मास होता है याद रखना 27 ग्राम होता है। तो 27 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए भैया कितना आपको चार्ज पास कराना पड़ेगा बताओ? 3 फैराडे। किसके लिए है? 40 ग्राम के लिए। तो 3/27 इंटू 40 कितना आ जाएगा? देख लो, पॉइंट में आएगा ना, 40/9 कुछ आ जाएगा।
40/9 आ जाएगा। कर लोगे इसको सोल्व, बताओ। 4.4 Yes, ma'am. 4.45 चलो वो करके देख लेना भैया, तुम्हारी कैलकुलेशन ज्यादा सही भी है और फास्ट भी है। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, 40/9 को सोल्व कर लेना, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या बोल रखा है, देखो एक बार। मैम लास्ट क्वेश्चन में वो AL2 नहीं लेंगे? बच्चे उन्होंने बोला है जब आप मोल्टन स्टेट को बच्चे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे ना, तो आयंस में चेंज होगा। देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ऐसे होगा ना, 2Al3 प्लस 3O2 नेगेटिव, ऐसा होगा ना। तो हमने क्या किया, Al3 प्लस को रिड्यूस करा दिया ना Al में, क्योंकि आयन से ही रिड्यूस होगा ना एल्यूमिनियम में। तो आपको ये पूरा नहीं लेना है। ऐसे CaCl2 भी क्या होगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव, है ना। और मैंने फिर किसको लिया, Ca2 प्लस को लिया। ऐसे इसमें मैंने क्या लिया, Al3 प्लस को लिया। समझ गए? ओके। ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैम यहाँ आपने तो 2Al है तो ऐसे लिख लो, तो फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Al हो जाएगा। सब भी सेम आंसर आएगा कि भैया 2 × 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 6 फैराडे चाहिए, और तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कर लेना। आई होप समझ रहे होगे मैंने क्या लिख दिया। यस मैम। चलिए चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलो, फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट, ध्यान से सुनना, फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर हैज टू बी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज। आपको सॉल्व करना है इसको कि भैया कितने टाइम तक तुम 1.5 एम्पियर करंट को पास कराओगे किसी इलेक्ट्रोलाइट से कि 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है डिपॉजिट हो जाए इलेक्ट्रोड पे। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए इलेक्ट्रोड पे। क्या लिखना पड़ेगा पहले इसके लिए, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया उसके बिना काम नहीं चलेगी। और रिएक्शन क्या होगी, यही होगी, क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं ना, वो तो भैया कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। इसलिए मैंने ये सारी जगह, मैं देख रही हो रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख रही हूँ, देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है भैया 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना फैराडे चार्ज पास कराओगे, 3 फैराडे। 3/2 आपको क्या बोला है, 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए कितना कराओगे बताओ, 3/27, यानी कि 1/9 फैराडे, है ना। अब 1/9 फैराडे को लिख लो 96500 कूलम, मतलब ये आ गया आपकी भैया, इतना चार्ज पास करना पड़ेगा। और आपको पता है क्यू किसके इक्वल होता है, बताओ, क्यू किसके इक्वल होता है, आई इक्वल। ठीक है, आई तुम्हें करंट ऑलरेडी दे रखा है, ध्यान रखना करंट शुड बी इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकंड। अगर टाइम सेकंड में नहीं है तो उसको चेंज करोगे आप, ठीक है। तो लगा दो बच्चे, फॉर्मूला लगा दो, टाइम निकालना है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, Q/I। Q क्या है, 1/9 इंटू 96500 कूलम, और करंट कितना है 1.5 एम्पियर। सोल्व करना है इसको, कितनी वैल्यू आएगी, सोल्व करना बेटा इसको 15 पे कैंसिल कर दो। और मुझे मैम 7148 पॉइंट कुछ और है सेकंड। फिर बोलना बेटा सौरव। 7148 पॉइंट कुछ और है। ठीक है, तो ये तुमने अभी सोल्व किया, पहले प्रैक्टिस के टाइम किया था। मैम अभी सोल्व। हाँ, तो बच्चे यही आंसर आएगा, बिल्कुल सही बताया सौरभ ने। एक बार आप लोग भी करके देख लो, सबका ये आ रहा है क्या, समझ, कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, कैसे किया ये क्वेश्चन, बताओ। यस। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तुम करो, फोर्थ वाला क्वेश्चन करो,
कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन, मैं आपको रिएक्शन लिख के दे दूंगी। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इवोल्व्ड बाय पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 40 मिनट थ्रू अ एसिडिफाइड वाटर। मतलब कलर चेंज कर लेते हैं। एसिडिफाइड मतलब एसिडिक कंडीशन होगा ना, तो मैंने ये लिख ली। समझ गए रिएक्शन कैसे लिखी बेटा, बताओ। यस मैम। चलो अब करो क्वेश्चन। कितना मास ऑफ हाइड्रोजन इवोल्व होगा बाय पासिंग, करंट तुम्हें दे रखा है 40 मिनट के लिए पास कराना है भैया, तो देखो क्या होगा। करो जल्दी और मुझे बताओ कैसे किया फिर। पहले तो यहाँ से बच्चे ये निकालो ना कितना चार्ज पास किया। Q इज इक्वल टू IT होता है ना। करंट कितना है 1 एम्पियर। टाइम को पहले चेंज करना पड़ेगा 40 into 60 सेकंड में। 4400 सेकेंड। नहीं बच्चे कूलम, एम्पियर इंटू सेकेंड इज कूलम, राइट। तो आपको बताना है कि जब इतना इलेक्ट्रिसिटी तुमने पास कराई 2400 कूलम, तो कितना मास ऑफ हाइड्रोजन भैया इवोल्व होगा। ठीक है, कितना होगा। तो देखो भैया कैसे करोगे। जब तुमने 2 फेराडे का यानी कि 2 into 96500 कूलम का चार्ज पास कराओगे, तो 2 ग्राम जो है भैया हाइड्रोजन इवोल्व होगी, राइट। हमें किसके लिए निकालना है 2 2400 के लिए। तो कैसे निकालोगे 2/2400 सॉरी 2/2 into 96500 into 2400, यही होगा, हाँ या ना बताओ। कुछ लिख दिया क्या, तुम लोग डरते हो क्या इस टॉपिक से। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अब तो तुम्हें पता इजी है। हाँ, अब जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर आएगा। रफली आइडिया दे दो। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 0 कैंसिल। अब जल्दी 24/965 को करना डिवाइड। जल्दी बताओ फिर। अभी बच्चे 0.024। 0.024। बड़ी फास्ट कैलकुलेशन है भाई तुम्हारी तो। हाँ इतना ही आएगा, इतने ही ग्राम जो है मास ऑफ हाइड्रोजन इवोल्व होगा कैथोड पे। समझ गए। ओके। हाँ बोलो एक बार जल्दी चैट बॉक्स में मेरे को ना बता दिया करो कितने एक्टिव हो तुम, कितना समझ में आ रहा है, ताकि फिर मैं पता चले मैं कराती हूँ और पल्ले ही नहीं पड़ रहा। डिम्पल सिंह हो गया मैम। हो गया। ओके तान्या कह रहे हैं, पीयूष, अर्शिता, महक, सलोनी, वेरी गुड। ठीक है, बाकी सारे कहाँ गए, सो गए क्या। हो गया। अच्छा अच्छा, सार्थक कह रहा है मैं क्वेश्चन से नहीं डरता, क्वेश्चन मुझसे डरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 सार्थक करेगा फिर। करो भाई। नहीं मैम, आपने गलत पढ़ लिया। मैंने लिखा था कि मैम मैं क्वेश्चन से नहीं डरता, ये मुझे डराते हैं। अच्छा तो तुम नहीं डरोगे तो बच्चे वो डराएंगे भी नहीं ना। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई वो खुद की बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहा है तो डायरेक्टली हाँ। बोल इनडायरेक्टली बोल रहा है वो कि मैं डरता हूँ। चलो ठीक है, ये करो। इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, ध्यान से सुनना, इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर, इतना करंट पास कराया 3 घंटे के लिए, तो वो बोल रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वायर से। ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है, बताओ मैं करवाऊं क्या इसको। मैम
अच्छा तुम करो, ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ट्राई करो, देखना चाहती हूँ मैं। इससे बाहर तुम्हारा नहीं जाएगा बोर्ड में क्वेश्चन, तुम टेंशन ना लो, मैंने सारे टाइप के कवर करवा दिए इसके अंदर। हाँ क्यू तो इतना ही आएगा, चार्ज तो भैया इतना ही पास कराना पड़ेगा, 1.5 इंटू 3 इंटू 60 है ना। क्यू क्या आएगा 1.5, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 6 6 36, 36 इंटू 45 यही आ रहा है क्या 16200 कूलम। मैंने तो डिम्पल का देख के लिख दिया, तुम देख लो एक बार, यही आ रहा है क्या? यस मैम यही है। ओके, तो एक बात बताओ, सोच के बताना कि जब 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के, हाँ या ना? यही होता है ना। तो मतलब यस मैम। जब तुम 96500 कूलम का चार्ज पास कराओगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको किसके लिए निकालना है कि इस इतने चार्ज जब तुम पास कराओगे तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो देख लो 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 96500 इंटू 16200 कूलम, और जल्दी से मुझे सोल्व करके दिखा दो कितना आंसर आएगा इसका। फिर मैं आपको वो वाले क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी जो मैंने लास्ट टाइम बोल दिया था ना घर के लिए, क्योंकि टाइम है, तो जो एक स्टूडेंट का डाउट था वो मैं ले लूंगी अभी, ठीक है। तो तुम लोग जल्दी एक बार मुझे इसका आंसर बता दो। मैम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, कैलकुलेटर पेपर में नहीं मिलेगा ना। और जो कैलकुलेटर से मुझे आंसर निकाल निकाल के बता रहा है वो तो बहुत ही बुरी बात है। इसको 6 मान लो ना, 6 बाय 965 162 करो इसको कैलकुलेट, कितना आएगा। करो करो, आइडिया ही बता दो रफली। इंटू 10 की मैम पावर 10 की 23। मैम हाँ 10.1 इंटू 10⁻22। 10.1 इंटू 10 की पावर 22, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 1.01 इंटू 10 की पावर 23। Yes. इतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? यस मैम। तो हमने क्या किया बच्चे, एक बार सारा रिकॉल कर लेते हैं जो आज पढ़ा हमने। देखो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में क्या देखा था हमने कि भैया एक ही बीकर में सॉल्यूशन पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइट लिए तुमने एक ही टाइप का और 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। वो इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की भी हो सकती है, डिफरेंट की भी हो सकती है। आपने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब तक आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे तो भैया इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन से पास नहीं हुई तो आयंस की मूवमेंट नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो NaCl भैया Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। Na+ को पकड़ा कैथोड ने खींच लिया, Cl- को खींचा एनोड ने, तो आपका कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो गया, और Cl2 लिबरेट हो गया एनोड पे। फिर हमने सीखा कि भैया फेरेडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ में मैंने बोला कि जितना तुम चार्ज पास कराओगे भैया इतना ही तुम्हारा क्या होगा, जो आपका मास है वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। यही तुम्हारा फर्स्ट लॉ था, जिसको मैंने बोला W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, IT, कि भैया इतने टाइम के लिए इतना करंट जब तुम पास किया, इतना करंट पास किया तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, Q इज इक्वल टू IT।
फिर मैंने तुम्हें बताया सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ क्या है, जब तुम सीरीज में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को रख दोगे और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो मास ऑफ सब्सटेंस जो रहेगा हर सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इक्विवेलेंट पे मास पे डिपेंड करेगा। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चे, मोलर मास बाय वैलेंसी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग न्यूमेरिकल देखे कि भैया 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम को रिड्यूस करोगे तो कितना फेराडे पास होगा। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल ये था कि आपको दे दिया जाए कि भैया 20 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ऐसा करके मास दे दिया जाए। तो हो सकता है पूछ ले कि टाइम निकलवा ले, हो सकता है कि करंट निकलवा ले कि भैया इतना मतलब इतने ग्राम के लिए इतना करंट पास हुआ, बताओ टाइम क्या है। तो आपको क्यों निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जैसे ये बोला है मैंने कि करंट दे दिया, टाइम दे दिया और बताओ भैया कितना मास इवॉल्व होगा। एक क्वेश्चन 5 जैसा है, इस टाइप से आ सकता है। तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा तुम्हें। यस मैम। अभी एक बच्चा मेरे से वो पूछ रहा था क्या नाम है, मैं एक बार वो खोल लेती हूँ जो हमारी लास्ट वो वाली थी ना, क्या कराया था मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ना, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, तो मैंने करा दिया था। कौन स्टूडेंट था बच्चे जो पूछ रहा था मेरे से, ये वाला भी मैंने करा दिया था। ये वाला हो गया था क्या, ये वाला सबने किया था घर पे प्रैक्टिस। यस मैम। कौन बताएगा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, जल्दी बताओ। मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैं 1-1.25 घंटे में यहाँ करवा के जाती हूँ, तुम लोग घर पे नहीं बुक्स उठाते हो। ऐसा है क्या, सच्ची बताना। नहीं उठाते हो ना बुक, ये सोचते हो भाई मैम ने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए सोल्व, बस खत्म हो गई बात। तुम करते ही नहीं हो मुझे लगता है घर पे प्रैक्टिस। हैंड रेस करो, कौन बताएगा ये क्वेश्चन, जल्दी हैंड रेस करो, फिर मैं आगे से क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगी तुम्हें, तुम ऐसा रिस्पॉन्स दोगे तो। यहाँ पे 19 स्टूडेंट्स हैं, हैंड रेस करो, क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कैथोड और एनोड कौन होगा, जल्दी बताओ कौन होगा कैथोड और एनोड, जल्दी बताओ। मैम एजी होगा एनोड और कॉपर होगा कैथोड। ठीक है, कैथोड क्या होता है, जिस पे रिडक्शन होता है, या आप बोल सकते हो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा हो। किसकी है, गलत बोल दिया ना, बोल दिया ना गलत। कॉपर। कॉपर की वैल्यू ज्यादा है क्या, नो मैम। फिर कैसे बोल रहे हो कैथोड कॉपर होगा। 0.34 बड़ी वैल्यू है या 0.80 बड़ी वैल्यू है, यहां से ही देख लो, यहां से ही देख लो। जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं वो कैथोड होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है एनोड होता है। ये भी तुम गलती कर रहे हो भाई। तो बताओ रिडक्शन कौन करेगा, सिल्वर या कॉपर। सिल्वर। सिल्वर करेगा, तो सोच लो तुम लोग। और एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का होगा। हमेशा ये मत सोचना कि कॉपर का रिडक्शन होगा, पहले रिडक्शन पोटेंशियल को देख लो। और हालांकि उन्होंने तो इतना अच्छा वो भी दे रखा है, हिंट भी दे रखा है ये सेल रिप्रेजेंटेशन देके। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालोगे, ई नोट सेल कैसे निकालोगे, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड ना है कैथोड। 0.80 माइनस 0.34 कितना आ गया बताओ। 0.46 वोल्ट। हाँ, और अगर आपको ये बोले कि हर रिएक्शन जो है आपको एनोड और कैथोड पे लिखनी है, लिख लोगे ना, एनोड पे क्या होगी और कैथोड पे क्या होगी, या वो भी बताऊं मैं, बताओ। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बतानी है तो बता दो मुझे। मैम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देना और फाइनल रिएक्शन लिख लेंगे। चलो आगे चलो। ओके, ये मैंने करवा दिया था तुम लोगों को, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। ग्राफ वाला। हाँ, ग्राफ वाला हुआ था से, ये समझाऊं,
देखो मैम। समझा देती हूँ। देखो समझा दो मैम। क्वेश्चन है ये आपका जेई में, नीट में भी पूछा हुआ था, ये आपके उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। हालांकि ये कभी अभी तक बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड से ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या बोल रखा है, हर किसी में ई नोट और लोग के बीच में जो है ग्राफ प्लॉट किया गया है, यानी कि इसके बीच में, आई एम सो सॉरी, ईएमएफ के बीच में और लोग इसके बीच में, ये 1/mg2+ है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो एक बार आपको नर्स्ट इक्वेशन लिख के दिखा रखी है, मैं भी सेम लिख रही हूँ। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059/2 log 1/m2+, मतलब mg है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, E इज इक्वल टू ई नोट प्लस 0.059/2 log ऑफ mg2+। हाँ या ना, क्योंकि मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि भैया मुझे इसमें और इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि y एक्सिस पे ये है और x एक्सिस पे ये है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्लोप हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। यानी कि जो भैया इन्होंने यहां से ओरिजिन से पास कर रखा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हाँ या ना? अब या तो आपका ऑप्शन बी आएगा या डी आएगा। तो आप देख सकते हो जो आपका स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो भैया नेगेटिव स्लोप कैसे आएगा, ये भी गलत। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। बी, बी बी बी, नॉट सी, बी। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो जूम कर लो बेटा, हो जाएगा। ये फिर समझाऊं? मैम हो जाएगा। बता दो, समझाना है तो, गलत नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को यही नहीं पता चलेगा किसके बीच, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए बच्चे किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। हमारे पास था log 1/mg2+, हमें किस में पुट करना है, वर्सेस log mg2+ के वर्सेस पुट करना है। तो आप भैया पहले इसको माइनस कॉमन लेके इसको ऊपर लेके जाओ। अब आपको पता चल गया y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन होती है। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गए, यहाँ पे तो 0 से पास कर रखा है आपका ग्राफ, जबकि इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है, ई नोट है। तो अगर इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, ई नोट ऑफ सेल होगा। कैसे भी पूछे कर लोगे। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन कर लोगे, ये तो बहुत इजी। आपको ये बताना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा और जिंक और Ag+ की कंसंट्रेशन का क्या होगा। ये कर लोगे, ये मैंने आप पे छोड़ दिया। वैसे तो कर लेना चाहिए था तुम लोगों को। सिंपल गैल्वेनिक सेल है, तुम्हें पता है गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड। और कंसंट्रेशन क्या होती है, जिंक जो एनोड की साइड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जो कैथोड की साइड है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ये क्या है, इतना छोटा कहाँ से आ गया ये, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। हाँ अब देखो, इसको हो जाएगा ये वाला, पढ़ो इसको। कैलकुलेट द ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालोगे ईएमएफ, आपको कंसंट्रेशन दे रखी है सी क्रोमियम 3+ की और आयरन की। पहले आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तभी आप नॉन इक्वेशन बता सकते हो जाएगा या करवाऊं? देखो पहले तो लिखो एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, क्रोमियम से क्रोमियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसी ही होगी। हाँ या ना? कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, Fe बना। Fe। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2+, 2 क्रोमियम 3+ और 3 आयरन, ये बन गई। अब तुम लगा सकते हो नॉन्स्ट इक्वेशन। अब तुम लगा सकते हो नॉन्स्ट इक्वेशन। कैसे लगाओगे, ऊपर कर दूं क्या मैं, यहाँ देखो E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0। देखो टेम्परेचर जब मैंने कहा था 25 डिग्री सेल्सियस पे ले रखा है, तो डायरेक्ट यही वाली इक्वेशन लगाओगे, बाय 2 log ऑफ, एक बार इसको मैं आंसर याद रखना, 0.26 वोल्ट आएगा, log ऑफ
Cr3+ का होल स्क्वायर, इसको मत भूल जाना, कोफिशिएंट को मत भूल जाना, कोफिशिएंट को ही आप ऊपर लिखते हो। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 होता है, डिवाइड बाय Fe2+ का होल क्यूब। ऐसे ही करोगे, हाँ या ना? यस मैम। ई नोट कितना दे रखा है? 0.30, इसको आप 0.06/2 भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट करके, तो 0.3 आ जाएगा। लॉग ऑफ क्रोमियम 3+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय Fe2+ की कितनी है? 0.01 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लोगे क्या? बिल्कुल सिंपल है। नीचे क्यू आएगा ना? क्यूब आएगा, एक सेकेंड, हाँ सोल्व, FA में। हाँ सोल्व कर लोगे। और जब आप इसको सोल्व करोगे, करना एक बार सोल्व, 2.6 वोल्ट आ रहा है क्या? जल्दी करो। एक बार जल्दी, मुझे लॉग की वैल्यू भी काफी इजी आएगी, कर लोगे? जल्दी एक बार करो, जल्दी सारे सोल्व करो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ। वो कौन था जो मुझे कह रहा था कि मैम केसी वाला बता दो? कौन था वो स्टूडेंट? मैंने पूछा था। कौन सा था बच्चे वो वाला क्वेश्चन? मैम उसी के जो नीचे वाला क्वेश्चन है जिसमें जी और केसी दोनों निकालना है। जी तो निकल गया था, केसी नहीं आया था मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार सारे सोल्व करो। ओके, मैंने केसी के लिए क्या बताया था? इक्विलिब्रियम के लिए यही वाला बताया था ना, 0.0591/n log ऑफ केसी, यही बताया था ना? यस मैम। आपको log ऑफ केसी निकालना है, राइट? ई नोट कितना दे रखा है बच्चे? 0.30 वोल्ट, 0.06 ले लो। एन का कितना एक्सचेंज हुआ? कोई भी ले लो, 6 इलेक्ट्रॉन का होगा। log ऑफ केसी, तो इसको कैसे निकालोगे? 0.30 इंटू 6/0.06, वो आ जाएगी log केसी की वैल्यू। इसको देख लो करके, 30 पॉइंट आ जाएगा समथिंग, और वही तो आई हुई है वैल्यू। कैलकुलेशन समझाऊं क्या? कहाँ पे फंसे थे बेटा जिसने पूछा है? तुमने कैसे किया था बेटा? मैं 0.06 करके नहीं कर रही थी, वो ऊपर वाले से कर रही थी, इसीलिए नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अगर तुम इसको 0.059 मान के चलते हो तो एग्जैक्ट 30.5 आ जाएगा आंसर। अगर तुम अप्रोक्स लेके चलते हो बच्चे, मान लो 100 से मैंने ऐसे कर दिया और इसको 100 से ऐसे कर दिया, तो तुम क्या करोगे? 100 से 100 भैया कैंसिल करो, 6 से 6 कैंसिल करो, तो log केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो 30 के आसपास ही आ जाएगी। समझ गए? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ये ऊपर वाला आंसर आ गया क्या? 0.26 बताओ। यस मैम। चलो, अब ये 2 क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, कर लोगे। जैसे मैंने ये वाला करवाया ना, ये वाला, वैसा ही ये वाला है, ये वाला जिसका आंसर है 0.41 वोल्ट, और ऐसे ही ये वाला है जिसका मैंने आंसर भी तुम्हें दे रखा है। तो प्लीज ये दोनों क्वेश्चन रह गए हैं, प्लीज ट्राई कर लेना। अगर फिर भी ये 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो मेरा नंबर है, उस पर मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगी कि मैम पूरा क्वेश्चन बता दो, पहले मैं देखूंगी कि तुमने कहां तक सोल्व किया है, उसी के बाद बताओ। क्लियर है? तो अब हमारे बच्चे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं? बताओ एक बार, कौन बताएगा? एक तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस पूरा खत्म, नॉन इक्वेशन खत्म, और इक्विलिब्रियम भी खत्म। क्या होती है, डेल्टा जी क्या होता है, ये सब खत्म। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रहता है बच्चे, वो रहता है कंडक्टेंस, जिसमें हमें कंडक्टेंस देखना है, कोलार्स लॉ देखना है, सब कुछ देखना है। मैं कोशिश करूंगी कि एक ही लेक्चर में खत्म करूं, पर देखते हैं, 1 या 2, मैक्सिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 2 ही लेक्चर लूंगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाने दूंगी। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा आज का लेक्चर। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। कौन सा अर्शिता? मैम लास्ट वाला क्वेश्चन। किसमें? ये वाला? मैम इससे पहले ये? यस मैम। मैम उसमें जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें n की वैल्यू तो 6 होगी ना? मैंने 2 लिख दिया था क्या?
यस मैम। सो सॉरी, सही सही याद दिलवाया, वेरी गुड बच्चे। हाँ 6 होगी इसकी वैल्यू, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे 0.06/6। अब तुम सोल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा। ये सार्थक ने बिना कहे मेरे को कैसे बोल दिया 0.26 आएगा, मतलब तुम तो देखते ही नहीं, आंख बंद करके सोल्व करने लगते हो। अब ये किसने बताया मुझे? मैम अर्शिता। हाँ अर्शिता ने देखो गलती पकड़ ली। अगर तुम सोल्व करते ही आंसर ही ना आता, अब आएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है ना, जैसे इसमें भी 6 का हुआ है, इसमें भी 6 का हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम ही तो है क्वेश्चन, देख पा रहे हो क्या? सेम वही, बस इन्होंने पूरी रिएक्शन लिख के दिखा दी, इन्होंने तुम्हें पहले सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो सेम ही है, हो जाएगा। चलो हाँ, अब तुम लीव कर सकते हो बेटा, हम मिलेंगे वेंसडे को, मिलेंगे कंडक्टेंस के साथ। तब तक जितना करवाया है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और नोट्स तुम्हें मिल ही जाते हैं टाइम पे, बस और अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने हैं ना।